नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। मैं गगन राव पाटिल। आज हम टैरिफ पर बात करेंगे। पिछले 9 से 10 महीनों के अंदर में लगातार हम लोगों ने टैरिफ पर बातें सुनी। टैरिफ ना होकर वो टैरिफ वॉर हो गया था, ट्रम्प टैरिफ हो गया था, और अब जाकर यानी 2 दिन पहले मंडे की शाम को जब ट्रेड डील फाइनल होने की बात आई, तब सही मायनों में जान आई कि अच्छा चलो अब जो है टैरिफ वॉर नहीं है, अब ट्रेड डील फाइनल हो गई। तो आज इसी ट्रेड डील पर हम लोग बात करेंगे कि क्या ये ट्रेड डील भारत के हित में है या भारत के लिए यह सही नहीं हुआ है। और आज जो संसद में देखने को मिला कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बैठकर पोस्टर हाथ में रखे हुए हैं और जिस पे लिखा हुआ है कि पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये डील नहीं ढील है। तो कोई डील को ढील बता रहा है और कोई कह रहा है कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? हमारे साथी गगन राव पाटिल हैं। आज इसी टैरिफ के मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं और बातचीत का जो मुख्य केंद्र होगा वो यही होगा कि क्या सही मायनों में पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, क्या सही मायनों में ये डील जो है वो ढील है, और इसके पीछे की जो सीन है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो गगन जी बताइए कि क्या ये जो टैरिफ वाला जो इशू 1 साल से या पिछले 9-10 महीनों से चल रहा था वो अचानक से आके ख़त्म हो गया, या फिर इसके पीछे पूरी कवायद रही होगी, पूरी मशीनरी लगी होगी और पीएम से लेकर पूरा तंत्र लगा होगा इस डील को फाइनल करवाने में? ठीक है, देखिए संजय जी, जितना मैं जानता हूँ कुछ भी अचानक से नहीं होता। कह दिया जाता है, कहना आसान होता है, आरोप लगाना और भी आसान होता है कि बहुत समझौता हो गया है, पीएम मोदी झुक गए हैं और तमाम चीजें हैं। लेकिन कुछ भी, कोई भी डील होती है ये एकदम नहीं होती, और खासकर जब देश के मामले में बात हो रही हो तो ये धीरे धीरे चीजें पकती हैं। अब कैसे पकती इसको समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस तक अंजाम लाया गया, कैसे डील फाइनल हुई, और क्या मोदी झुके या ट्रम्प को झुकाया, इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे ट्रम्प लाइन पर आए और कैसे वो इतना ऊंचे उनके स्वर थे। तो आप प्लीज बताएं जैसा भी। देखिए, अभी जो है 2-3 चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। एक तो कि जब यह ट्रेड डील फाइनल हुई यानी कि मंडे की शाम को क्या हुआ था? मंडे की शाम को प्रधानमंत्री के पास डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है और फ़ोन पे कहा जाता है कि हम जो है आपके साथ ट्रेड डील करने को सहमत हो गए हैं। ठीक है, और ये डील जो है वो फाइनल हो गई। मंडे की शाम को ये पता नहीं चला कि ये ट्रेड डील पर साइन हुआ है कि नहीं, लेकिन अगले दिन जब दूसरे विपक्षी सांसदों ने कहा कि हाँ इस डील पे तो पीएम ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तब जाके दुनिया की नज़र में ये बात सामने आई कि हाँ ये डील फाइनल हुई है। लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि कैसे इस डील को लेकर 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। एक कि एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो अभी अमेरिका में ही हैं, और अमेरिका में गए किस लिए हैं? तो क्रिटिकल मिनरल पर एक समिट हो रहा है, उस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए एस जयशंकर वो जाते ही रहते हैं। इसके पहले भी कई बार दौरे हुए हैं, इस बार भी गए हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गोर, वो भी पिछले कई सप्ताह से दिल्ली में जमे हुए थे। और तीसरी तरफ मंडे की शाम जो फोन आया। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एस जयशंकर अमेरिका में हैं, सर्जियो गोर भारत में जमे हुए थे, और तीसरे फोन आना। तो ये सारी चीजें मिलकर इस ट्रेड डील को यहाँ पे फाइनल करने में 3 चीज के अलावा एक 4 चीज जो बड़ी हो गई वो थी मदर ऑफ ऑल डील। और इसको तो भाई साहब कह रहे हैं कि फादर ऑफ ऑल डील। फादर ऑफ ऑल डील क्यों मदर ऑफ ऑल डील? जो यूरोपियन देशों के साथ, जिनमें 27 देश आते हैं पूरे यूरोप में, उनके साथ जो डील हुई, और रिपब्लिक डे पर 2 गेस्ट बुलाए गए थे, आपको याद होगा अभी 26 जनवरी को। उसके बाद फिर चीजें अगले दिन आप देखिए फाइनलाइज हुई। और मुझे लगता है जब 27 देशों के साथ जब आपका सीधे आदान प्रदान, आपका मार्केट खुल जाता है, तो कोई भी एक पूरी दुनिया का कोई पावरफुल देश अपने आप झुकता है। क्योंकि वो देखता है यार मेरी तो यूएसपी फिर कहीं रह ही नहीं गई। जब मेरी यूएसपी भारत ले गया, यूरोप ले गया, तो मैं अब कैसे डराऊंगा किसी को।
तो जैसे ही वो मदर ऑफ ऑल डील, जैसे मोदी जी ने नाम दिया उसका, और उसके बाद फिर आप देखिए चीजें कैसी पलटनी शुरू हुई, चीजें एकदम से बदली। तो ये देखिए डील और ढील और कॉम्प्रोमाइज, समझौता होना, ये सारी चीजें ऊपर ऊपर की हैं। अच्छा देखिए, अखिलेश यादव जो है जिस तरीके से कह रहे हैं, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट जो है काफ़ी वायरल है। वो उन्होंने कहा कि ये डील जो है वो ढील है, और ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका से दूध, दही, मक्खन या और भी दूसरे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर भारत आता है, भारत उसे इंपोर्ट करके लाता है, तो हमारे यहाँ की खेती किसानी जो है चौपट हो जाएगी। और यहाँ जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो सनातनी हैं, है ना, और सनातनी और भारतीय दोनों शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि जो सनातनी हैं उनका उपवास अब कैसे टूटेगा, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो नॉनवेज होगा, है ना। तो इस डील पर वो एक तरह से सटायर मार रहे हैं अखिलेश यादव का। तो और कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो बात हम लोग कह रहे हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब एस जयराम रमेश को देख लीजिए, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका भी यही कहना है कि डील को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, पारदर्शिता नहीं हुई है, और संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर बहस होनी चाहिए, और ये सारा डिटेल जो है डील से संबंधित उसे रखना चाहिए, इस पे सारी बातें होनी चाहिए। आप अगर कुछ 2-3 पॉइंट जोड़िए। देखिए, कॉम्प्रोमाइज का जहाँ तक सवाल है, अगर ये होना होता तो जब अमेरिका ने भारत को टैरिफ की धमकी दी थी या टैरिफ लगाया था, ये उस दौरान भी, उस दरमियान भी हो सकता था, लेकिन उस दिन और उस दौरान ये चीज़ें नहीं हुई, इसको समय दिया गया। मोदी जी ने अभी पीछे ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि भाई ये आत्मसंयम है, आत्मविश्वास है, उसकी जीत बताई। तो ये कूटनीति है पूरी। तो ये कोई ऐसा नहीं होता। ठीक है, भारत में एक पेशेंस है, भारत चीजों को पहले मुझे लगता है सुनता है शुरू से ही, उसको पहले कंज्यूम करता है चीजों को, रिएक्शन वाला एकदम से नहीं है। कई देश एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, हमारे आए कोई चीज आई हो फटाक से हम उस पे कुछ बोल दें, रिएक्ट नहीं करते, थोड़ा इंतजार करते, क्योंकि चीजें दो देशों के बीच होती है। तो संयम और धैर्य, ये दो चीजें जो हैं भारत के हमेशा पक्ष में हमेशा रही है। ये काफी शुरू से ही है, काफी समय से ही है, इसलिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो बदली हैं इसमें बहुत बड़ा रोल है। अच्छा देखिए, अब इसमें हम एक चीज और जोड़ते हैं कि आपने बात कही कि भारत जब अगस्त 2025 की हम लोग बात कर रहे थे, और ट्रंप जो है सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि हम ये जो देश हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहे थे, हम उन पर टैरिफ लगाएंगे, और इसका नाम दिया रेसिप्रोकल, बिल्कुल, है ना। तो उस तरीके से कि आप मुझ पे लगा रहे हैं तो हम भी लगा, बदला जैसा रिवेंज टाइप का, ठीक है, उस समय कह दिया। अब अगर भारत को कॉम्प्रोमाइज स्थिति में आना ही था, उसी समय कर लेते, जैसा कि आप बता रहे हैं, यानी कि अगस्त 2025 में ही कर लेते, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और आप देखिए कि पिछले 12 महीने में 5 बड़े डील किए हैं भारत ने, 5 बड़े डील किए हैं। और हमारे रीडर्स भी, हमारे जो ऑडियंस हमको देख रहे हैं, वो भी इस बात को जान जाइए कि 12 महीने में यूके वाला तो अभी देख रहे हैं, अभी मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है, और उसके बाद यूके के साथ डील हुई है, ओमान के साथ डील हुई है, न्यूजीलैंड के साथ डील हुई है, और अमेरिका के साथ अभी हो ही रहा है। तो आप समझिए कि भारत केवल एक तरीके से काम नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी व्यापारिक कूटनीति भी हो रही है, जैसा कि आप बोल ही रहे हैं। तो अब ये जो पूरा का पूरा जो डील है, जो समझौता है, वो देखिए क्या है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए देश में, ठीक है, यही तो मेन लक्ष्य है ना। हमारा सप्लाई चेन जो है वो ज्यादा सेफ रहे, ज्यादा बढ़ जाए, हमारा मार्केट इंटरनेशनल हो जाए, एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट में भारत की पहुंच बढ़ जाए, हमारे जो दूसरे देशों के साथ केवल कूटनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि आर्थिक रिश्ता भी अधिक से अधिक मजबूत हो जाए। इसीलिए कोई भी देश तभी मजबूत होता है जब उसका एक्सपोर्ट, उसका निर्यात बढ़ता है, देश में मैन्युफैक्चर्ड सामान बढ़ जाता है, पैसा आता है, तब देश मजबूत होता है, रुपया मजबूत होता है, और ये हर देशों के ऊपर निर्भर करता है। आज अमेरिका क्यों काइंड ऑफ दादागिरी कर पाता है, क्योंकि उसके देश से बहुत सारा माल एक्सपोर्ट होता है, एग्जैक्टली, और काफी समय से होता है। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है, और ये डील इसलिए जरूरी है, दोनों के बीच आदान प्रदान।
बिल्कुल सही इसमें बात कुछ आप ऐसा कह रहे सनातन वाला जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कुछ समय के लिए जनता को बोल सकते हैं, लेकिन जनता समझदार है। हैं। मतलब इतनी आसानी से कह देना कि जनता भाई समझदार है। पीएम मोदी जो है कॉम्प्रोमाइज और आज की जनता समझदार है। हम जेनजीस के युग में जो बिल्कुल सरकारें पलट देती हैं, जो सरकारें बना भी देती हैं, उनको आप केवल ये कह के हाँ, लेकिन गगन जी देखिए, एक बात तो ये, इस बात पर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली, लेकिन आम जनता के मन में भी कई सवाल हैं। जैसे राहुल, अखिलेश या जयराम रमेश या और भी जो दूसरे सांसद हैं, जो दूसरे नेता हैं, यहाँ तक कि कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, स्टेट डील पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आम जनता के मन में भी सवाल हैं। और ये सवाल कोई गलत नहीं है। आप रीडर्स के मन में भी, आप दर्शक के मन में भी ये सवाल जरूर होंगे कि भैया अभी अभी तो पुतिन जी आए थे, आप उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिए थे, बिछाए थे ना, रेड कारपेट हमने बिछा दिया था कि पुतिन जी के साथ हमारे रिश्ते जो हैं आज के नहीं बल्कि दशकों पुराने, हमारे मुश्किल वक्त में हमेशा रूस साथ रहा है। रशिया अब जो है इस डील के बारे में जो शंका है, जो सुबह है, जो आशंका है, वो सब यही कहा जा रहा है कि भैया अब रूस के साथ क्या होगा, क्या हम सही में तेल खरीदना बंद कर दिए हैं। अब जैसे अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका इस ट्रेड डील में यही कह रहा है कि मोदी जी ने इस शर्त पे, इसी शर्त पे जो है इस डील पर फाइनल सहमति जताई है कि हम रूस के साथ तेल नहीं खरीदेंगे। अच्छा, कुछ रिपोर्ट भी है, आप रिलायंस एनर्जी को देखें तो उसने कह दिया है कि पिछले 3 महीने के अंदर में हमने एक भी तेल नहीं खरीदा, कुछ भी तेल वहां से नहीं मंगाया है रूस से। ठीक है, लेकिन यह बात उतना सही नहीं है। आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जो भी तेल सप्लाई करने वाले देश हैं, चाहे ईरान हो, चाहे वेनेजुएला, तो अभी उसमें अभी संकट खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पहले की बात है, या मिडिल ईस्ट का कोई भी देश हो, इतनी जल्दी रातों रात सप्लाई बंद नहीं होती है भाई साहब। होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। सप्लाई तो एक उसका चेन बनता है। अब ऐसे तो फिर ट्रम्प ये भी कह रहे थे कि मैंने भारत पाक का न्यूक्लियर वॉर रुकवाया, मैंने फलाने कितने तो रुकवाए, इतनी सारी चीजें, ऐसे तो ये भी कहे जा रहे थे। इतनी तेजी से चीजें नहीं बदलती हैं कि भैया अचानक से आपने किसी के ऐसे नहीं होता, बहुत चीजें इन्वॉल्वमेंट होता कई चीजों का। आपको बता दें कि यूरोप की एक संस्था है जिसका नाम है CREA, फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन CREA एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी तेल सप्लाई का जो पूरा फॉर्मूला है, जो पूरा नेटवर्क है, उसको मॉनिटर करता है। अच्छा, उसकी रिपोर्ट है कि भले भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जीरो हो गए। 29%, 29%, उसकी रिपोर्ट है, अभी कुछ दिन पहले आई, मैंने देखी हुई थी। उसकी रिपोर्ट है कि 29% तेल भारत अभी भी रूस से खरीद रहा है। ठीक है, जितनी उसको जरूरत है, जितनी उसकी जरूरत है। भारत तो शुरू से कहता रहा है कि तेल के मामले में हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है। हमारे ऑडियंस भी इस बात को जानते होंगे कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है भारत की कि हम तेल किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, ये दूसरा देश तय नहीं करेगा। और अब तो रेयर अर्थ वाले में जो बजट में अभी हुआ, रेयर अर्थ वाले में देखिए हम कॉरिडोर अब इंडिपेंडेंट बनेंगे हम, बिल्कुल समय के साथ शुरुआत आ जाए, लेकिन जिस चीन पे डिपेंडेंसी थी हमारी या दूसरे देशों की, हम उससे अलग हो रहे हैं। हम भारत जो है कह रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। तो चलिए 2-3 चीजें हम लोग जो लोगों के मन में सवाल है उस पर थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। एक तो वही बात हम लोग करेंगे कि क्या भारत सभी अमेरिकी उत्पाद पर टैरिफ 0 कर देगा, जैसा कि ट्रंप ने इस डील के बारे में कहा है कि अमेरिका से कोई भी प्रोडक्ट भारत मंगाएगा या भारत में आएगा, वहां के मैन्युफैक्चरर भारत में सप्लाई करेंगे तो भारत इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेगा। हम अगर तुलना कर लें कि अभी जो भारत पे टैरिफ लगाया गया है, अभी कितना है, भारत पे 18%, लेकिन बगल का देश है इंडोनेशिया, 19% है वहां, वियतनाम में 20% है, बांग्लादेश में 20% है और चीन में 34% है। लेकिन आप इसको इनके कंपैरिजन में देखें तो इनको 5% और कम कर दिया गया। अच्छा, मतलब अगर इंडोनेशिया का 19% है तो 5% इनको एक्स्ट्रा GSP में रियायत मिलती है, यानी 14, 5, 19, यानी इंडोनेशिया पर 14 और वियतनाम में आपका 15% हो जाएगा, बांग्लादेश में भी 15% हो जाएगा। तो ये जो सवाल है लोगों के मन में कि अगर हमारे पास 18% हमको कह रहे हैं तो क्या इसको और कम किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों को तो कम कर रहे हैं ना भाई, सही बात, आपको रियायत मिल रही है। और तीसरा जो है, जो हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया, थोड़ा और इस पे बात कर लेंगे कि
रूस से जो तेल का आयात है वो क्या वाकई हम खत्म कर देंगे? आप बताइए इस पे अब इतने डिस्कशन का सार क्या रहा कि क्या वाकई हम बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि एक जरूरत और एक संबंध, दो चीजें मायने रखती है। क्योंकि रशिया के साथ हमारे पुराने संबंध है और केवल अमेरिका के लिए क्या वो कह रहे हैं कि उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया, हालांकि मुझे अभी इस पर पूरी तरह वो नहीं है विश्वास, पर ऐसा नहीं होगा। किसी भी देश से संबंध पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं। हाँ, भारत अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें जितना उनको जरूरत होगी, जितने परसेंट में, वो उनसे तेल लेता रहेगा। देखिए, इस पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और कई देशों की भी डील्स चलती रहेगी। अब ये जनता के ऊपर है, वो उसको किस तरह से लेती है। तो इंतजार करिए, संजय सिन्हा और गगन राव पाटिल, ये दो लोग फिर से आएंगे और बात करेंगे देश दुनिया के मुद्दे पर जय हिंद। और भी मुद्दों पर। जय हिंद।